हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है डीएनए। डीएनए की रासायनिक संरचना कैसी है वो हम इस वीडियो में समझेंगे, और इससे अगले वीडियो में हम डीएनए की फिर आगे की जो कहानी है, उसका जो डबल स्ट्रैंड मॉडल है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डीएनए की स्ट्रक्चर हम समझेंगे कि डीएनए कैसे बना है, किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, कौन कौन से उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है आपके क्लास 11th का 9th चैप्टर में भी है, और 12th क्लास का जो 6th चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें भी ये टॉपिक थोड़ा सा दिया हुआ है। तो हम दोनों को कंबाइंड करके लेकर चलेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। और आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से होंगे। इसमें हम शुरू में पहले डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए की खोज, कैसे ये आनुवांशिक पदार्थ बना उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में डीएनए से रिलेटेड बहुत सारे प्रोसेस जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इन सब को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपकी नीट की एग्जाम्स की दृष्टि से, और आगे भी आजकल जितनी भी बायोलॉजी से रिलेटेड साइंस है वो डीएनए और आरएनए पर ही बेस्ड है, इसलिए आपको डीएनए के जो बेसिक्स है वो मालूम होने चाहिए। चलो फिर शुरुआत करते हैं डीएनए की। तो पहले आप एक थोड़ा सा एक चित्र समझ लो ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े और क्लियर हो। कोशिकाओं में क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं उसके केंद्रक में, न्यूक्लियस में। क्रोमेटिन हम बनाते हैं इस तरह धागे से। इसी क्रोमेटिन को जब ये डिवीजन फेज में जाती है सेल, जब ये कोशिका विभाजन कर रही होती है, तो यही क्रोमेटिन इकट्ठे होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्रोमेटिन अलग है क्या, क्रोमोसोम अलग है क्या, जीनोम अलग है क्या, डीएनए अलग है क्या। नहीं, ये सारे एक ही चीज़ है, एक ही पदार्थ हैं जिनके रूप अलग अलग है, केवल इतना है। तो क्रोमेटिन जब खुली अवस्था में धागा, ऐसे मानो उलझा हुआ धागा पड़ा हुआ है, तो वो क्रोमेटिन है, और उसे थोड़ा सुलझा कर एक विशेष संरचना बना दें तो वो क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम्स को खोला जाए तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलेगा। ठीक है, जैसे हिस्टोन के चारों ओर डीएनए लिपटा हुआ मिलेगा। डीएनए पैकेजिंग होती है डीएनए की हिस्टोन पर। डीएनए पैकेजिंग का वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इस तरह ये है डीएनए। तो आपके सेल्स के न्यूक्लियस में, केंद्रक में ये पाया जाता है डीएनए। इसी का रूप है क्रोमोसोम और इसी का रूप है क्रोमेटिन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डीएनए ही है, आप समझें। क्रोमोसोम, क्रोमेटिन या जीनोम भी जो है, इस सबको सम्मिलित रूप से हम जीनोम कह देते हैं, तो वो भी है क्या, डीएनए ही। ठीक है, सबसे पहले अब आप याद कीजिए, इससे खोज से संबंधित दो वैज्ञानिकों को आपको याद रखना है। सबसे पहले डीएनए को जो देखने वाले व्यक्ति थे, डीएनए की खोज करने वाले व्यक्ति थे एफ मिशर, फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले 1869 में इसे देखा। मवाद कोशिकाओं में इनको सबसे पहले देखा। मवाद कोशिकाएं एक तरह से WBCs है, वहाँ इन डीएनए को इसने पहली बार देखा था और उसे नाम दिया। फ्रेडरिक मिशर ने उस पदार्थ को जो देखा था उसे न्यूक्लिन नाम दे दिया। मिशर ने वो जो पदार्थ जो मवाद कोशिकाओं में देखा था उसे न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में इसे न्यूक्लिक एसिड नाम देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अल्टमान। अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों दिया? क्योंकि उस समय तक यह मालूम था कि जो क्रोमेटिन पदार्थ या जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस या केंद्रक में पाया जाता है, और नेगेटिवली चार्ज है, एसिडिक होता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया गया। डीएनए और आरएनए जो दोनों हैं वो न्यूक्लिक एसिड में आते हैं और उन्हें न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए अल्टमान ने उन्हें न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अब हाल फिलहाल यह भी खोज से पूरा पता चल चुका है कि डीएनए केवल केंद्रक में ही नहीं होता, आरएनए तो बाहर होता ही है, केंद्रक में तो डीएनए होता ही होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। बहुत बार एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि
जो डीएनए है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में तो होता ही होता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या जो प्लास्टिड्स जो लवक जो होते हैं उनमें भी पाया जाता है। लवक में भी खासकर हरित लवक, इनमें भी डीएनए पाया जाता है। तो हमने डीएनए से संबंधित दो वैज्ञानिक और डीएनए की आपकी पहचान के हिसाब से कि आप इसे समझ पाएँ वो हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये है डीएनए जो आपके न्यूक्लियस में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, पादपों के हरित लवक में भी ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर की, रासायनिक संरचना क्या है, कैसे किन किन से ये मिलकर बना है। तो डीएनए जो है वो एक लॉन्ग पॉलीमर है। डीएनए क्या है? एक लॉन्ग या लीनियर पॉलीमर है। डीएनए जो है वो एक लीनियर पॉलीमर है। पॉलीमर एक बहुलक है, लीनियर एक रेखक, बहुत एक लंबी लाइन वाला एक पॉलीमर है। और बना किसका? अब जब पॉलीमर है तो श्योर है किसी न किसी का बना होगा। जैसे माला जो होती है वो माला एक पॉलीमर समझ लीजिए, और माला बनेगी किससे? छोटे छोटे कई सारे मोती उसमें डाल दिए जाए तो माला बन जाती है। ठीक है, तो डीएनए एक तरह से माला है, और वो बना किससे है? कुछ मोतियों से बना होगा। पॉलीमर्स का एक रूप जो सिंगल रूप होता है इसे मोनोमर कहते हैं, और डीएनए या जो न्यूक्लिक एसिड दोनों को हम जो डिस्कस करेंगे, तो पॉलीमर का इसका जो मोनोमर है डीएनए का वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए जो है एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो बात कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों के लिए अगर बोला जाए, न्यूक्लिक एसिड के लिए अगर बोला जाए कि न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, तब ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए डीएनए किसका बहुलक है, तो डीएनए में आपको डीऑक्सीराइबो लगाना होगा। अब मैं साथ के साथ दूसरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ये जो मैंने अभी बताया ये लॉन्ग पॉलीमर डीएनए है, और इस बना किसका है? ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। अगर पूछा जाए कि आरएनए किसका बना है, आरएनए की जो एकलक इकाई जो मोनोमर इकाई है वो कौन सी है, तब आप कहोगे राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आपके कंसेप्ट यहां क्लियर होने जरूरी है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है डीएनए, और राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है आरएनए। यहां ध्यान रखना है। अगर आप कहते हो कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो उनका एकलक जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड है, तब चल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ अकेले डीएनए आरएनए की बात कर रहे हो, तो आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। आजकल जो है एग्जाम्स का लेवल बढ़ गया है, वहाँ आपको कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, केवल बेसिक चीज़ नहीं, उसमें आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट वाली बात पूछी जाती है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। तो डीएनए वास्तव में क्या है? बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर, जैसे ये है इस तरह, और बहुत सारे पेनों की अगर लंबी लाइन लगा दें तो वो लंबी लाइन तो कहलाएगी डीएनए, और उसमें जो एक पेन है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा जब डीएनए की बात करेंगे। और अगर आरएनए है तो वो राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो धीरे धीरे अपन चलेंगे, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। डीएनए किसका बना है? डीएनए बना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। यानी कि अभी तक ये जो हमने ये इतना बड़ा डीएनए है, वो डीएनए वास्तव में उसके जो एक छोटा सा पार्ट जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया। ये जो छोटा सा पार्ट है ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को मैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, इतना सा पार्ट। ठीक है, और इन सब के मिलने से बहुत लंबी एक चेन बनती है। आपको जानकर अचरज होगा कि मनुष्य में लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है।
मनुष्य का डीएनए लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। ठीक है, तो वो सब इन्हीं से मिलकर बना है। उसकी जो एक छोटी सी इकाई है वो कौन है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। चलो अब हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पे आते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो बना है 3 इकाइयों से मिलकर। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में भी 3 इकाइयां होती है, 3 कंपाउंड होते हैं। पहला है, उसमें पाई जाती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। दूसरा जो उसमें कंपाउंड है वो है नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजनी क्षार उसमें पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी बेसेस पाए जाते हैं। और तीसरा जो है उसमें है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप उसमें पाया जाता है। तो इन 3 फैक्टर से, इन 3 कंपाउंड, इन 3 कारकों से मिलकर बना होता है एक न्यूक्लियोटाइड। इन तीनों को मिलकर बता दें, अगर ये तीनों मिल जाए, कौन कौन से? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। कौन कौन से? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अगर तीनों मिलते हैं तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम इन तीनों को भी एक एक को डिस्कस करते हैं और फिर आगे इस कहानी को, डीएनए बनने की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की। यहाँ मैं पहला नंबर डाल देता हूँ और वो हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की। देखो नाम से ही जाहिर है, पेंट कार्बन। पेंट कब यूज करते हैं? 5 के लिए। इसका मतलब ये जो पेंटोज शुगर है वो कितने कार्बन्स की बनी है? 5 कार्बन की बनी ये शुगर है, शर्करा है। ठीक है, 5 कार्बन की बनी होती है। और इसकी स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ। स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से बनानी है। एक ऑक्सीजन लगाइए और इस तरीके से ये 5 कंपाउंड्स वाली वलय हमने एक रिंग बना दी है। ठीक है, इस रिंग में जो है हर जगह HOH HOH ये लगाने हैं। यहाँ OH, फिर H, यहाँ HOH HOH, यहाँ H और यहाँ है CH2OH। ध्यान रखना है बस। ये जो शुगर है ये एक पेंटोज शुगर है। अभी इतना समझो, ये क्या है? पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन है। यहाँ से शुरुआत होगी। इसका पहले नंबर का कार्बन, ये यहाँ कार्बन है सही देखा जाए तो, ये दूसरे नंबर का कार्बन, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का और ये 5वें नंबर का कार्बन। इस तरह 5 कार्बन से मिलकर जो बनी रिंग है वो पेंटोज शुगर कहलाती है। अभी इतना समझे। ठीक है, ये है एक पेंटोज शुगर। और इस शुगर का नाम अभी जो मैंने आपके सामने बना रखी है, इस पेंटोज शुगर का नाम है राइबोज। अभी जो मैंने यहाँ बना रखा है ये है राइबोज शुगर है। कौन सी है? राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए बना किसका है? एक इकाई उसकी क्या है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये जो राइबो है वही ये राइबोज है। इसका मतलब ये जो अभी मैंने शुगर बना रखी है, ये शुगर वास्तव में किस में पाई जाती है? आरएनए में। राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबोज शुगर होती है किसमें? आरएनए में। देखो कितना आसान हो गया। आरएनए राइबोज, इसका पूरा नाम याद रखना है बस, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वो राइबो शब्द आया राइबोज से। किससे आया है? राइबोज शुगर पाई जाती है आरएनए में। ठीक है, पहला बड़ा डिफरेंस आज आने वाला है। आरएनए में ये शुगर होती है, डीएनए में क्या नाम आ रहा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वहां डीऑक्सीराइबो शुगर है। अब वो समझो डीऑक्सीराइबो कैसे। अगर इस शुगर को पंचर कर दिया जाए, इसमें से हवा निकालनी है और हवा है ऑक्सीजन। हवा है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर का ये जो कार्बन है, यहां से अगर इस ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए, ऑक्सीजन निकल गई, अब केवल क्या बचा? H। तब इस शुगर को देखो कितना, इतना सा माइनर डिफरेंस है। मैं यहाँ नहीं, इसके लिए दूसरा बना देता हूँ। ये तो राइबोज शुगर ही है, दूसरा मैं यहाँ बना देता हूँ दूसरी शुगर को दिखाने के लिए। कुछ बच्चे इस लाइन को एकदम सीधी बनाते हैं, सीधी नहीं बनानी, इसे हमेशा तिरछी बनानी होती है, ध्यान रखना। यहाँ OH H H
यहाँ HOH, H, यहाँ CH2OH, ये 5वें नंबर का कार्बन, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अभी मैंने क्या कहा, अगर दूसरे नंबर के कार्बन पर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाए, ये एक टायर है, इसको पंचर कर दिया, थोड़ी सी हवा बाहर निकाल दी, हवा क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तो निकाल दिया और बच गया सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप। इसको मैं थोड़ा और अलग बना दूं ताकि आपको और बढ़िया क्लियर हो दूसरे कलर से। ये केवल हाइड्रोजन बच गया। तब इस शुगर को, अब ये जो शुगर बनी, ये जो पेंटोज शुगर है, इस शुगर को नाम दिया गया डीऑक्सी। देखो नाम से भी आपको समझ में आया, डी का मतलब होता है एब्सेंट होना, डी का मतलब होता है अनुपस्थित होना, डी का मतलब निकालना। तो डी यानी निकालना, निकाल किसको रहे हैं, वो नाम भी आ रहा है ऑक्सी, डी ऑक्सी, ऑक्सी ग्रुप को बाहर निकालना है। ऑक्सी ग्रुप कौन सा होता है, OH, ऑक्सी का मतलब होता है OH। तो यहाँ से हमने OH ग्रुप निकाल दिया कि नहीं, OH को बाहर निकाल दिया, केवल H। आप ऐसे में समझना है कि ऑक्सीजन ही निकालिए, वो तो ग्रुप तो पूरा ही निकलेगा, OH पूरा ग्रुप निकल गया, केवल वहाँ अब उसको सैचुरेट कार्बन की 4 जो संयोजकता है पूरी करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है। तो डी ऑक्सी, ऑक्सीजन OH ग्रुप को बाहर निकालना, OH ऑक्सी ग्रुप को बाहर निकाल दिया, डी ऑक्सी। आगे क्या है, राइबोज। तो ये वाली शुगर कौन सी है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर है। डी ऑक्सी राइबोज में से डी ऑक्सी, ऑक्सी ग्रुप को बाहर निकाल दिया। बस याद ये रखना है कौन सी जगह से निकाला, ये निकाला है दूसरे नंबर के कार्बन से। दूसरे नंबर के कार्बन पर से अगर ऑक्सी ग्रुप बाहर निकाल देते हैं तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है। और ये शुगर पाई किस में जाती है, ये पाई जाती है डीएनए में। किस में पाई जाती है, डीएनए में। तो यहाँ देखो पहला बड़ा अंतर आ गया डीएनए और आरएनए में। डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शुगर जो हमने यहाँ बना रखी है। क्या खास बात है, आपको दूसरे नंबर वाले कार्बन पे एक ऑक्सी ग्रुप बाहर निकाल देना है, केवल हाइड्रोजन छोड़ना है। और आरएनए में पाई जाती है राइबोज शुगर, ठीक है, जिसमें सारे कार्बन्स पे OH समूह उपस्थित होते हैं। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ और यहाँ पर भी है, यहाँ चौथे नंबर पे भी है, जो इस तरीके से रिंग बनाने में काम आ जाता है। तो इस तरह ये तो पहले नंबर का हमने पढ़ लिया, पेंटोज शुगर। अब बात करते हैं इसके दूसरे कारक की, और वो दूसरा कारक है नाइट्रोजनी बेसिस, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार नाम से ही जाहिर है नाइट्रोजन क्षार, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा नाइट्रोजन ग्रुप। क्या होगा, नाइट्रोजन ग्रुप का होना जरूरी है, इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर पे है नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजनी बेस की पहले कुछ विशेषताएं आप याद रख लीजिए, आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी। ये जो नाइट्रोजनी बेसेस है, ये जो नाइट्रोजनी क्षार है, वो कैसे होते हैं, वलयाकार होते हैं। वलयाकार यानी कि एरोमेटिक यौगिक है ये। कैसे है, एरोमेटिक यानी कि रिंग बनाने वाले हैं, एरोमेटिक। लेकिन इनकी रिंग भी कैसी होती है, विषम वलय होती है, विषम वलयाकार होते हैं, हेट्रोजीनस होती है, हेट्रोजीनस विषम वलय, विषम वलयाकार। वलय तो होती है लेकिन विषम होती है। विषम मतलब एक ही प्रकार के एलिमेंट से नहीं बनी है, बल्कि उसमें 2 तरह के हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन दोनों एक ही रिंग में है तो वो हेट्रोजीनस होगी, ठीक है, तो हेट्रोजीनस होती है, ठीक है, यहाँ तक। और तीसरी बात, ये समतल होते हैं। कैसे होते हैं, समतल, एक ही प्लेन में होते हैं। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं होती, बल्कि एक ही। जैसे ये बोर्ड है, ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। जैसे हमारी कॉपी होती है, वो भी 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर। प्लेट, जो चपटी चीज़ें जो होती है, वो समतल होती है, प्लेनर होती है। कैसी होती है, प्लेनर होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजनी बेसेस जो होते हैं वो वलयाकार होते हैं, विषम वलय के बने हैं और समतल होते हैं, पहली खास बात। दूसरी, ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन बेसेस 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्यूरिन्स
और दूसरे हैं पिरामिडिन्स, प्यूरीन्स और पिरामिडिन्स। नाइट्रोजन बेसेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडिन्स, प्यूरीन्स और पिरामिडिन्स। ठीक है, प्यूरीन्स और पिरामिडिन्स। प्यूरीन्स जो होते हैं वो दो वलय से मिलकर बने होते हैं, इसमें दो रिंग होती है। प्यूरीन्स में कितनी रिंग होती है? दो रिंग पाई जाती है प्यूरीन्स में, इस तरह से। ये एक रिंग है, ये दो रिंग है। जबकि पिरामिडिन्स जो होते हैं वो केवल एक रिंग से ही मिलकर बने हैं, केवल एक सिंगल रिंग उनमें पाई जाती है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसकी स्ट्रक्चर भी है लेकिन कहीं नहीं पूछी जाती है, इसी से आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं सारे। तो प्यूरीन्स जो है वो तो दो वलय वाले होते हैं, पिरामिडिन्स केवल एक सिंगल रिंग के बने होते हैं। होते सभी के वलयकार, विषम वलय वाले और प्लेनर में ही ये रहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है अब कौन से प्यूरीन है, कौन से पिरामिडिन्स है। इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी लाइन याद रख लो, कट पिरामिडिन। कट की स्पेलिंग क्या होती है? CUT। एक वाक्य बार बार बोलो, कट पिरामिडिन, कट पिरामिडिन, कट पिरामिडिन, कट पिरामिडिन, कट पिरामिडिन। तो ये जो कट है ना, CUT, कट, ये तो है पिरामिडिन। बच गए AG, A और G। 5 नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, CUT और AG। तो आपको कट पिरामिडिन याद रखना है। कट से तो सारे पिरामिडिन में हो गए, बाकी A और G बच गया, जो क्या है? प्यूरीन है। इनके पूरे नाम आपको याद रखना है। A से है एडिनिन, A से है एडिनिन, G से है ग्वानिन, G से है ग्वानिन, C से है साइटोसिन, साइटोसिन, U से है यूरेसिल और T से है थाइमिन, T से है थाइमिन। देखो A और G जो है वो RNA में और DNA दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है CUT पिरामिडिन्स में U जो है वो केवल और केवल RNA में होता है। U और C ये दोनों RNA में होता है, tRNA में नहीं होता, ध्यान रखना। DNA में जो है वो C भी होता है और T होता है, ये दोनों DNA में होते हैं। तो यूरेसिल जो है वो एक एक्स्ट्रा है, थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है RNA में। तो दूसरा अंतर यहाँ DNA का एक और आ गया। एक अंतर हमने शुगर का देखा, राइबोज शुगर और डिऑक्सी राइबोज का। दूसरा अंतर हमने देख लिया, RNA में यूरेसिल होता है थाइमीन की जगह, DNA में थाइमीन होता है यूरेसिल की जगह। आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये दूसरी बात हो गई नाइट्रोजन बेसेस की। किसकी हो गई? नाइट्रोजन बेसेस की। तीसरी बात करते हैं हम फॉस्फेट ग्रुप की। तीसरा जो है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये वास्तव में बना होता है फास्फोरिक एसिड का। फास्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड है। फॉस्फेट ग्रुप बना किसका है? फास्फोरिक एसिड का बना है। और जब ये फॉस्फेट अब आयनिक रूप में जब आता है तो तीनों हाइड्रोजन को आपको बाहर निकाल देना है। अब ये PO4 है, 3 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए तो 3 चार्ज इसके पास बच गए एक्स्ट्रा, तो ये फास्फोरिक ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है? फॉस्फेट, हिंदी में फास्फोरिक समूह। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरह ये तीनों हमने डिस्कस किए। पेंटोज शुगर को, नाइट्रोजन बेसेस को हमने डिस्कस किया, 2 तरह के प्यूरीन और पिरामिडिन, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इन सब के मिलने से न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, फिर न्यूक्लियोटाइड से डीएनए कैसे बना, डीएनए फिर आगे कैसे और कॉइल्ड वगैरह होता है वो भी हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 समूहों से मिलकर बना है। कौन कौन से समूह हमने देखा? एक तो थी पेंटोज शुगर, एक था नाइट्रोजन बेस और एक था फॉस्फेट ग्रुप। इन 3 से मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड। अब कैसे कैसे बना है वो समझते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा इसको और आसान करते हैं, उन स्ट्रक्चर को नए बना के थोड़ा उसे नए तरीके से समझेंगे ताकि आपको और आसान लगे। ये मैंने एक बनाया, ये एक पेंटोज शुगर है। क्या है?
पेंटोज शुगर है। ठीक है, ये पेंटोज शुगर है, शर्करा है। इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी थी। इसके बाद इस पेंटोज शुगर से आकर अटैच होता है नाइट्रोजन बेसेस। कौन आके अटैच होते हैं? नाइट्रोजन बेसेस। जो इसमें हमने पहले नंबर का जो कार्बन देखा था वो यहाँ आकर अटैच हो जाता है इस पर नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन बेसेस कोई से भी हो सकते हैं, हमने खूब सारे पढ़े हैं, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन। डीएनए में ये नहीं होगा, ये 4 ही होंगे। मान लो यहाँ आ गया एडेनिन, और ये जो अभी ब्लैक कलर से एक डॉल बनाई ये है पेंटोज शुगर। ठीक है, आप इसे इस तरीके से समझो, ये इमेज जो मैंने अभी बनाई है वो वास्तव में इसकी इमेज है। यहाँ जो पहले नंबर का कार्बन था, यहाँ जो OH था, उस जगह यहाँ इस पहले नंबर के कार्बन पे यहाँ नाइट्रोजनी बेस जो था, जैसे एडेनिन है, ये नाइट्रोजनी बेस आकर जुड़ गया, ये यहाँ आकर अटैच हो चुका है। ठीक है, ये इस तरीके से, ताकि और आसान लगे आपको। तो ये डोल का जो एक हाथ है वो एडेनिन या कोई सा नाइट्रोजन बेस यहाँ आकर जुड़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ ये जो जुड़ा है, इस जुड़ने वाली जगह ये जो बॉन्ड बना, ये जो बंध बना, यहाँ जहाँ से ये जुड़ रहे हैं उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो बंध बना, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और अब जो ये स्ट्रक्चर बनी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेसेस के मिलने से, ठीक है, कौन कौन से मिली? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेसेस, तीनों तरीके से मैं ये समझा रहा हूँ। पेंटोज शुगर शॉर्ट में और नाइट्रोजनी बेसेस, PNB हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, PNB। इनके ऐड होने से जो ये स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ध्यान रखना। अभी हम बात कर रहे हैं डीएनए किसका बहुलक है या आरएनए किसका बहुलक है, वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। यहाँ तो अभी तक क्या बोला? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं आया अभी तक। तो नाइट्रोजनी बेसेज और पेंटोज शुगर के अटैच होने से, जुड़ने से ये जो बॉन्ड बना वो तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाया। और अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाई? न्यूक्लियोसाइड कहलाई। क्या कहलाई? न्यूक्लियोसाइड। अब कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड है? जैसे अभी मैंने यहाँ बता रखा है, अगर राइबोज शुगर, ये जो मान लो ये राइबोज शुगर है, ये HOH, यहाँ H, ये राइबोज शुगर है। ठीक है, मैं R से दिखा देता हूँ। राइबोज शुगर के साथ जुड़ गया एडिनिन। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस कौन सा जुड़ा? एडिनिन। तब इसे कहते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन कहते हैं। ठीक है, अभी तक ये न्यूक्लियोसाइड्स की बात हो रही है, ये एक न्यूक्लियोसाइड ही है। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस। पेंटोज शुगर कौन सी वाली? राइबोज वाली। और नाइट्रोजन बेसिस कौन सा? एडिनिन। तब इसे कहेंगे, एडिनिन है इसलिए एडिनोसिन। अब सभी के साथ ऐसे ही, अगर राइबोज शुगर और उसके साथ थाइमीन जुड़ जाए, थाइमीन ज़्यादातर जुड़ता नहीं है, वो डीएनए में ही होता है। यूरेसिल जुड़ जाए तब उसे यूरिडीन, सब में डीन लगाना है या सीन लगाना है, यूरिडीन। ठीक है, इसी तरह अगर राइबोज शुगर के साथ साइटोसिन जुड़ जाए तो उसे साइटिडीन, और अगर राइबोज शुगर के साथ ग्वेनिन जुड़ जाए तो उसे ग्वेनोसिन, तो उसे ग्वेनोसिन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थे सब न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से? जैसे एडिनोसिन, ग्वानोसिन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सब क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर यहाँ राइबोज शुगर नहीं होती और यहाँ डीऑक्सी राइबोज शुगर होती, डीऑक्सी में क्या होता है, यहाँ दूसरे नंबर के कार्बन पे H होता है केवल, ऑक्सी ग्रुप बाहर हो जाता है। तो यहाँ अगर डी ऑक्सी राइबोज को इस तरह दिखा दें, डीऑक्सी R से राइबोज शुगर के साथ अगर मान लो एडिनिन जुड़ता, तब उसे केवल डीऑक्सी लगाना है, बाकी यही है। तो डीऑक्सी लगा दो, डीऑक्सी बाकी एडिनिन, इसी तरीके से करना है। इन सब के आगे केवल डीऑक्सी लगाना है, ठीक है। जैसे डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो क्या बताया मैंने, अभी केवल एक पेंटोज शुगर, उसके साथ अटैच हुआ नाइट्रोजनी बेसिस, ठीक है, और अटैच होने वाला जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड्स के एग्जांपल्स जैसे एडिनोसिन, यूरिडीन, साइटिडीन, ग्वानोसिन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अभी किसकी, न्यूक्लियोसाइड की। लेकिन अभी तक वो स्ट्रक्चर नहीं आई जो डीएनए या आरएनए को बनाती है, और वो क्या थी, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तब होगा जब इसमें तीसरा समूह, तीसरा ग्रुप और जुड़ जाए। तो इसमें तीसरा ग्रुप और जोड़ देते हैं, इसके सिर पे से ये जुड़ जाता है, मान लो यहाँ जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया तीसरा ग्रुप, और वो है फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसकी जो जुड़ने वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इस शुगर पर, शुगर के जो 5वें नंबर के कार्बन पर यहाँ जुड़ता है, और उस जुड़ने वाले बॉन्ड को फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बंध कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी ये जो न्यूक्लियोसाइड था, ये न्यूक्लियोसाइड है, इस न्यूक्लियोसाइड पर एक और चीज जुड़ गई, और वो था फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इस फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने वाले जो बंध है उसे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ समझो इसमें एक और ग्रुप जुड़ गया, और वो है फॉस्फेट, ठीक है। या यहाँ समझ लीजिए, इस पर यहाँ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जोड़ दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, तीन चीजें तीनों की तीनों अटैच होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी, इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब बन गया अपना न्यूक्लियोटाइड जो हमें चाहिए था, जो डीएनए और आरएनए बनाने वाला है। ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और ये ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलकर बनाते हैं क्या, डीएनए या आरएनए बनाते हैं, ठीक है। इन न्यूक्लियोटाइड्स के, जैसे हमने न्यूक्लियोसाइड्स के नाम बोले, वैसे न्यूक्लियोटाइड्स के भी नाम होते हैं, लेकिन आसान है। देखो कैसे, ये जो एडिनोसिन है, मान लो ये एडिनोसिन है, इस पे एक फास्फेट जुड़ा है, तब एडिनोसिन एक है तो मोनोफास्फेट, बस इतना बोलना है। अभी जैसे ये एडिनोसिन, इस पे केवल एक फास्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट, मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट, शॉर्ट में आपने नाम सुना होगा इसका AMP। अगर इस पे दो फास्फेट ग्रुप जोड़ देते तब ये ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट, और जब इस पे अगर तीन फॉस्फेट जोड़ देते तब ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, और इसका नाम तो बहुत ही सुना होगा आपने, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट ATP। और ये बहुत एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें ऊर्जा भरी हुई होती है कूट कूट के, और इसीलिए इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। ATP को हम अपनी एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं ATP को। तो ये ATP ही है जो डीएनए बना रही है, आप ऐसे समझो। ATP या GTP, जब यहाँ A है तो ATP, G होता तो GTP, C होता तो CTP, और T होता तो TTP। ये ही आगे चलकर डीएनए का निर्माण करते हैं, ये ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं,
समझ में आ गई बात। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, अगर तीनों आपस में जुड़ जाए, शुगर पर पहले नंबर के कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए और इसी शुगर के 5वें नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, तो इन तीनों के जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनी वो न्यूक्लियोटाइड है। अगर केवल दो जुड़ते, शुगर और नाइट्रोजन बेसेस, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको आ गई होगी समझ में। अब ये भी आपस में कैसे जुड़ते हैं, इनका भी आपस में जुड़ना कैसे क्या होता है उसको और डिस्कस करते हैं। अब यहां आपको इन दोनों बॉन्ड्स के नाम अच्छी तरीके से याद रखना है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड शुगर और फॉस्फेट के बीच में। ठीक है, अब थोड़ा इसे और छोटा कर दे समझने के लिए इसे हम छोटा कर देते हैं, और छोटा कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। अब ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये हरे रंग से है तो इसे हरे से दर्शा देते हैं। ये नाइट्रोजन बेसेस है, और इससे एक तरफ लाल रंग से हमने बनाया था फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट है। ठीक है, अब थोड़ा और समझने के लिए हमने इसको थोड़ा और कर दिया आसान। तो ये था एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या था? एक न्यूक्लियोटाइड। इसकी स्ट्रक्चर में हमने यहाँ देखा था, तीसरे नंबर के कार्बन पे एक OH समूह है, दूसरे नंबर पे अगर DNA है तो केवल H है, और अगर RNA है तो OH, दोनों है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो होता क्या है, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल सेल के भीतर हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सेल के भीतर होते हैं, ये सब आते हैं और जुड़ना चालू होते हैं। ठीक है, यहाँ फिर नाइट्रोजन बेस ही लिख देता हूँ, कोई दूसरा है, यहाँ नाइट्रोजन बेस कोई तीसरा समझ लीजिए, जैसे थाइमीन हो सकता है, ग्वानोसिन, साइटोसिन, कोई सा भी, और यहाँ कोई चौथा। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हो, ये A है, ये T है, ये C है, ये G है। ठीक है, और यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, इनमें कोई डिफरेंस होता नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। बीच में शुगर मॉलिक्यूल है। तो अब होता क्या है, इनका अटैचमेंट जो है वो और समझ लीजिए, फिर बाद में आपको पूरी कहानी DNA की आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ बस एक मॉलिक्यूल से इसे समझा देता हूँ, फिर आपके हर एक चीज़ आसानी से जुड़ती चली जाएगी अपने आप ही। यहाँ ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ नाइट्रोजन बेसिस ग्रुप है। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा न्यूक्लियोटाइड कोई, यहाँ फॉस्फेट है, यहाँ OH है, ये तीसरे नंबर का कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाइट्रोजन बेसिस कोई दूसरा है। ठीक है, तो हुआ क्या, एक न्यूक्लियोटाइड, कोई पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस पहले न्यूक्लियोटाइड के जो तीसरे नंबर के कार्बन पर ये जो OH समूह है, OH ग्रुप, और यहाँ 5वें नंबर का कार्बन था, इस 5वें नंबर के कार्बन पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये यहाँ इनके बीच में होती है रिएक्शन और बंद बनना चालू होता है। यहाँ इनके बीच में एक बन जाता है बॉन्ड, बढ़िया वाला बॉन्ड, जिसमें फॉस्फेट बीच में रहेगा, और इस तरह बॉन्ड इनके बीच बन गया। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बनता है, इसमें क्या होते हैं, वास्तव में दो बॉन्ड होते हैं, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है वैसा ही जैसा फास्फोएस्टर बॉन्ड है वैसा ही है, लेकिन दो बॉन्ड है, इधर भी है एक इधर भी है। फास्फोएस्टर एक, फास्फोएस्टर दो, तो दोनों को जब मिलाकर बोल दिया तो समझदार ने एक साथ ही नाम दे दिया, दो है तो फास्फोडाईएस्टर बॉन्ड। क्या नाम दे दिया, फॉस्फो, चूंकि दो एस्टर बॉन्ड है तो डाई एस्टर बॉन्ड, क्या कह दिया, डाई एस्टर बॉन्ड। समझ में आ गई होगी बात।
तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम पर जो OH था वो, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम पर जो फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ इनके बीच में बॉन्डिंग हुई। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। इस बॉन्ड का जो बनना है, क्योंकि फॉस्फेट बीच में है, इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है फॉस्फेट का, एक फॉस्फोएस्टर ये है, एक फॉस्फोएस्टर ये है, तो दोनों क्या कहला दिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसे शॉर्ट में हम PDB बॉन्ड कह देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर PDB बॉन्ड कह देते हैं, किसी भी तरीके से लिखिए। तो यहाँ क्या बन गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। अब मैं इसे यहाँ समझा देता हूँ कि ये इस तरीके से यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। ये इस तरीके से आगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते जाएंगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक के बाद एक, पहले नंबर का जो है उसका 3 प्राइम और दूसरे का 5 प्राइम पर जो फॉस्फेट है वो, इनके बीच में लगातार बॉन्डिंग होती जाती है, एक के बाद एक चैन की तरह ही वो आगे से आगे जुड़कर एक लंबी लाइन बना दिया, ये बना दिया लंबी लाइन। इस तरह आपस में जुड़ते जा रहे हैं। ये इस तरीके से आप अब समझ लीजिए, यहाँ ये जो जैसे माला में मोती है उस तरह न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे और एक लंबी लीनियर चेन बना देंगे, एक पॉलीमर बना देंगे, और इसी को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं, बहुत सारे हो गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स हैं पॉली बहुत सारे, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह देंगे। क्या कह देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर यहाँ H है, दूसरे नंबर के कार्बन पर H है, तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, क्योंकि डीऑक्सी है। अगर यहाँ RNA वाला OH होता तब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन। अब एक बात और समझ लीजिए, बाकी हम अगले वीडियो में इन्हीं सबको और आगे डिस्कस करेंगे कि वाटसन और क्रिक ने कैसे इसे डबल हेलिकल मॉडल को जो है समझा और उसे प्रस्तावित किया, वो हम समझेंगे। तो यहाँ एक बिंदु और आपको मैं अभी समझा देता हूँ कि यहाँ आप अगर गौर से देखो तो ये 5वें नंबर का कार्बन होगा यहाँ, इस तरीके से यहाँ देखो, ये 5वें नंबर का कार्बन यहाँ था, तो यहाँ पर भी 5वें नंबर का कार्बन होगा ही। इस पहले अगर जो सबसे पहले वाला मोती है अगर उसे गौर से देखें तो 5वें नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है। क्या ये कहीं बंद बना रहा है, ये देखो ये दोनों तरफ से बना रहे हैं, लेकिन जो पहले नंबर का है वो केवल एक तरफ से ही बॉन्ड बनाएगा, दूसरे तरफ से है ही नहीं, पहला तो है। तो यहाँ पहले नंबर पर फॉस्फेट फ्री रहता है, ठीक है। तो ये पहले नंबर का जो एंड होता है इस चेन का, इसको पहले नंबर को मैं यहाँ मान लेता हूँ। तो ये जो पहले नंबर का जो एंड है वहाँ वास्तव में देखा जाए तो फॉस्फेट फ्री रहता है, और 5वें नंबर की कहानी है ये, 5वें नंबर के कार्बन की। यहाँ कहीं फॉस्फेट फ्री है क्या, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लास्ट वाले में जो है, यहाँ जैसे अब इस लास्ट नंबर का न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट तो यहाँ पर भी फ्री नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ बॉन्डिंग OH तीसरे नंबर के कार्बन के बीच में OH इनके बीच में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ मान लो मैं ये लास्ट नंबर का यही मान लेता हूँ, तो यहाँ तीसरे नंबर के कार्बन पे OH फ्री है या नहीं, बिल्कुल है, ये फ्री रहेगा। तो तीसरे नंबर के जो ये कार्बन है शुगर का, उस पर OH अब यहाँ मुक्त है इस चेन के आखिरी न्यूक्लियोटाइड पर। तो इससे क्या हुआ, आप इससे समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इसके थोड़ा इसको जो प्रेजेंट करने के लिए इस चेन को जो है इस तरीके से दर्शाते हैं। समझना सिर्फ ये है कि फॉस्फेट पर पहले नंबर के जो न्यूक्लियोटाइड है उस पर पहले नंबर पर फॉस्फेट फ्री है 5वें नंबर के कार्बन पे, और इस चेन के जो आखिरी नंबर का जो न्यूक्लियोटाइड है, जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, उस पर OH फ्री है। कौन से कार्बन पर, शुगर के तीसरे नंबर के कार्बन पे। इसीलिए इस चेन को जो है, ये जो अब जो लाइनें बनाएंगे अब आगे समझने के लिए, तो ये जो चेन है एक लंबी चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, उसका जो पहला सिरा है उसे 5 प्राइम एंड कह देते हैं, और जो इसका आखिरी सिरा है उसे 3 प्राइम एंड कह देते हैं। समझ में आ गई कि नहीं बात? क्यों कहा? क्योंकि पहले नंबर पर जो है 5वें नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट फ्री था, यहाँ अगर आप समझो तो फॉस्फेट फ्री होगा, 5 प्राइम एंड ये कहलाएगा, इसका 5 प्राइम एंड कहलाएगा, प्राइम बोलते हैं यहाँ। और ये जो लास्ट नंबर का न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पर OH ग्रुप फ्री होगा,
कौन से नंबर के कार्बन पे, तीसरे नंबर के, तो यह से 3 प्राइम एंड। इस तरह डीएनए जो है इस चेन की इस तरह की दो चेन का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, और आरएनए केवल एक ही चेन का पॉलीमर होता है। तो आरएनए में एक और डिफरेंस डीएनए और आरएनए में यहाँ आ गया कि डीएनए 2 चेन से मिलकर बना है। कौन सी चेन? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ही बना है। एक लास्ट बिंदु और आप नोट कर लो जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, और वो बिंदु ये है कि अगर आप इस फास्फोरिक ग्रुप को गौर से देखो तो यहाँ कितने चार्ज हैं इस पर? 3 माइनस चार्ज, इसके पास 3 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब ये यहाँ बॉन्ड बना रहा होता है, कौन सा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब बना रहा होता है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाने में काम आ गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज भी यहाँ बॉन्ड बनाने में काम आ गया, तीसरा कहाँ गया? तीसरा इसका मतलब इसके पास फ्री है। ये तीसरा क्या है? फ्री है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर भी एक होगा, इस तरह सभी में एक चार्ज, हर एक न्यूक्लियोटाइड पे एक नेगेटिव चार्ज फ्री है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। तो इस तरह अगर मान लो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 100 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी है तो सीधे सीधे 100 नेगेटिव चार्ज तो मिल ही गए। लेकिन जो पहले नंबर का है उसको आप फिर से गौर से देखो, यहाँ तो एक ही तरफ तो बॉन्ड बना, पहले नंबर के पास 2 नेगेटिव चार्ज फ्री है। तो इस तरह टोटल जो बॉन्ड्स होते हैं, टोटल जो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो +1 होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। कितने होते हैं? +1 होते हैं, +1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक को छोड़ दो, बाकी 100 है तो 99 हो गए, 99 ये हो गए और 2 ये हो गए। ठीक है, कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ 2 फ्री हैं तो 2 जोड़ो, 2 नहीं, ये इस न्यूक्लियोटाइड को एक बार पहले नंबर के न्यूक्लियोटाइड को छोड़ दो और आगे 99 है, 99 है, उन 99 पे प्रत्येक पे एक एक है तो 99 तो वो हो गए, पहले नंबर के पे 2 हैं तो +2। तो इस तरह, या आप कह सकते हो जितने न्यूक्लियोटाइड है उसमें +1 कर दो। 100 न्यूक्लियोटाइड्स है, +1 कर दोगे, उसमें नेगेटिव चार्ज कितने हैं? नेगेटिव चार्ज है 101। मान लो कोई आपको कहे कि एक 980 न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है, तो बताओ उसमें कितने नेगेटिव चार्ज होंगे? तो उसमें बस एक ऐड कर देना है, 981 नेगेटिव चार्ज होंगे। तो डीएनए की यहाँ एक और प्रॉपर्टी, या डीएनए आरएनए की क्या आई कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उन पे ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। और आवेश की नंबर पूछा जाए तो कितना होता है? जितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है उसमें +1 करना है, x+1, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड x+1 कह देता हूँ इसको। और यहाँ x क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जितने हैं उसमें एक ऐड करना है बस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगले वीडियो में अब ये चेन मिलकर कैसे डीएनए का निर्माण कर रही है, अगला वीडियो हमारा टोटली उस पर फोकस होगा कि कैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर और डीएनए बनाती है। ठीक है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो वाटसन और क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल दिया उसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।